मॉर्निंग बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा आय क्या है, पारिवारिक आय क्या होती है तथा उसके साधन कौन कौन से हैं। आय, व्यय और बचत के इस पाठ में हम लोग आज पढ़ेंगे व्यय। व्यय क्या है? हमारे परिवार में जो भी आय आता है वह आवश्यकता अनुसार खर्च भी होता है। ये जो पारिवारिक आय हमारे घर में आ रहा है, जो भी किसी भी साधन के रूप में, मजदूरी के, पेंशन, रॉयल्टी के रूप में या उपहार के रूप में या वेतन के रूप में जितनी भी आय आ रही है उसका परिवार के सदस्यों की आवश्यकता एवं इच्छा अनुसार खर्च करना पारिवारिक व्यय कहलाता है। इस प्रकार धन को खर्च करना ही व्यय कहलाता है। अब पढ़ते हैं व्यय के प्रकार। व्यय कितने प्रकार के होते हैं? व्यय के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं: निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय, आकस्मिक व्यय और अन्य व्यय। पहला है निश्चित व्यय। यह जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निश्चित मतलब यह निश्चित होता है कि यह आपको व्यय करना ही करना है, आपको देना है। यह पूर्ण निश्चित होता है। यह आवश्यक आवश्यकताओं पर खर्च होते हैं, जैसे शिक्षा, दूध, खाना, वस्त्र, आवास, या फिर जैसे दूध का हर महीने हम लोग को खर्च देना है, पेपर वाले को देना है, इत्यादि। दूसरा है अर्धनिश्चित व्यय। अर्धनिश्चित व्यय क्या होते हैं? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अर्ध मतलब ये थोड़े निश्चित होते हैं। निश्चित तो होते हैं पर थोड़े निश्चित होते हैं, या फिर कह सकते हैं या निश्चित नहीं होते हैं तथा आवश्यकता एवं धन को ध्यान में रखते हुए व्यय करते हैं। यह निश्चित व्यय का विस्तार रूप है। जैसे सामान्य खाने से लेकर कुछ हमें आज स्पेशल खाने का मन कर रहा है तो उसके लिए वस्तुएं खरीद कर लाना अर्धनिश्चित व्यय में आएगा। वस्तुएं खरीदना जैसे सामान्य टीवी से एलईडी टीवी खरीदना, घर में खाना खाने की जगह पर बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाना, महंगे वस्त्र पहनना, पिकनिक, यात्रा आदि पर खर्च करना अर्धनिश्चित खर्च में आता है, व्यय में आता है। तीसरा है आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आकस्मिक मतलब अचानक से व्यय करना पड़ता है। बजट में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, बचत हम लोग आकस्मिक व्यय करने के लिए भी करते हैं, ताकि जो भी हम लोग बचत करें वह किसी आकस्मिक दुर्घटना पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सकते। तो इस प्रकार के व्यय आकस्मिक व्यय कहलाते हैं, जिसमें प्रत्येक परिवार में कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिसका पहले से कोई समय निश्चित नहीं होता है, जिसका पहले से अनुमान नहीं होता है कि यह हमें खर्च करना पड़ेगा। जैसे अचानक किसी का बीमार हो जाना, कोई दुर्घटना हो जाना, मकान की आकस्मिक मरम्मत कराना या फिर शादी वगैरह पर होने वाला खर्च। अन्य खर्च में ये निश्चित और आवश्यक दोनों नहीं होते हैं। अन्य खर्च जो होते हैं वो निश्चित भी नहीं होते हैं और आवश्यक भी नहीं होती है, पर यह हमें करने पड़ते हैं। कैसे? यह हमारे मन पर होता है, जिसे हम लोग व्यय करें या ना करें। इस प्रकार के व्यय ना करने पर कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में या अन्य विलासिता पूर्वक वस्तुएं खरीदने पे। मनोरंजन कैसे? जैसे कि घर में टीवी पर पिक्चर देखने या फिर कोई प्रोग्राम देखने से अच्छा हम लोग स्टेडियम या फिर सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखते हैं। यात्रा में, जैसे यात्रा अपने देश से दूर जाकर करने के लिए। विलासिता पूर्वक वस्तुओं में जैसे कुर्सी की जगह हम लोग सोफा खरीद लें, साइकिल या मोटरसाइकिल की जगह पर चलने के अलावा हम लोग कार खरीदें,
फर्श पर बिछाने के लिए कालीन खरीदें या फिर अन्य विलासितापूर्वक वस्तुएं खरीदने से जो व्यय होता है वह अन्य व्यय में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व। आखिर कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो व्यय को प्रभावित करते हैं। पहला है परिवार के सदस्यों की संख्या। परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या से व्यय प्रभावित होता है। यदि परिवार में धन कमाने वाले सदस्यों की संख्या कम है और आश्रितों यानी उसे उपभोग करने वालों की संख्या अधिक है तो सदस्यों की केवल आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति ही होगी। इसी प्रकार अगर धन कमाने वाले की संख्या अधिक है तो आय अधिक होगा और हमें आवश्यक वस्तुओं खरीदने के साथ साथ विलासितापूर्वक पूर्ण वस्तुओं पर भी धन खर्च करने के लिए धन प्राप्त होगा। दूसरा है परिवार का स्वरूप। ऐसा माना जाता है संयुक्त परिवार में आय अधिक होती है तथा व्यय कम होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में मकान का किराया, बिजली का ईंधन पर खर्च एक ही जगह पर होता है। इसके विपरीत एकांकी परिवार में आय सीमित होती है परंतु व्यय अधिक होता है, क्योंकि उसे हर मद में खर्च करने पड़ते हैं। तीसरा है परिवार का रहन सहन का स्तर। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनकी आय अधिक होने पर भी रहन सहन का स्तर समान होता है। ऐसे परिवारों में व्यय कम होता है तथा बचत अधिक होती है। इसके विपरीत परिवारों के रहन सहन का स्तर सामान्य से उच्च होता है। ऐसे परिवारों में व्यय का प्रतिशत अधिक रहता है। व्यक्तिगत व्यवसाय। परिवार के रहन सहन के साथ साथ कुछ परिवारों के व्यवसाय ऐसे होते हैं जिन पर कर्ता को अपनी आय का कुछ भाग के अलावा अत्यधिक खर्च करना पड़ता है। जैसे वकील अपने आय का कुछ भाग कानूनी पुस्तकों पर खर्च करता है। दुकानों का प्रयोग करने वाले परिवार अपने दुकान में सामान लगाने के लिए अतिरिक्त व्यय करते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर अपने हॉस्पिटल पर, बीमा एजेंट अपने आने जाने पर व्यय करता है। पांचवा है रहन सहन का स्तर। शहर में रहने वाले परिवार की अपेक्षा गांव में रहने वाले परिवार का व्यय कम रहता है। शहर में रहने वाले परिवारों को उनके शहर में परिवार के एक दूसरे को देखकर उनके अंदर भी रहन सहन का स्तर ऊंचा बनाए रखने के लिए एक भावना आती है जिससे अत्यधिक खर्च करना पड़ सकता है। छठा है परिवार के सदस्यों की आय। जिस परिवार में बच्चों की संख्या कम होती है सामान्य रूप से उस परिवार में व्यय कम होता है, जबकि अधिक बच्चे वाले परिवार में उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर अन्य सुविधाओं पर अधिक खर्च होता है। सातवां है गृहिणी का विवेकपूर्ण एवं कुशलता। परिवार की आय चाहे कितनी भी हो, यदि गृहिणी विचार पूर्वक व्यय करती है तो परिवार सुख और समृद्ध रह सकता है। इसके विपरीत अगर गृहिणी अपने विचार और विवेक से काम न करके अत्यधिक खर्च करती है तो इसका प्रभाव हमारे बजट पे, हमारी आय पे, हमारे व्यय पर पड़ता है। इस परिवार सुखी और समृद्ध रहे इसके लिए उसे आय का विवेकपूर्ण और कुशलता पूर्वक से उपयोग करना आना चाहिए। धन्यवाद। अगला है आय व्यय का संतुलन। अब हमें यह पता होना चाहिए कि हम आय और व्यय में कैसे संतुलित करें कि जिससे हमें बचत भी प्राप्ति हो। आय व्यय का संतुलन बहुत आवश्यक है जिससे हमारी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ ही अन्य सुविधाएं भी पूरी होती हैं। हमारी आवश्यकताएं तो असीमित हैं तथा आय सदैव सीमित ही रहता है। ऐसी स्थिति में एक कुशल गृहिणी की यह योग्यता है कि वह सीमित आमदनी में रहकर ही आवश्यकताओं की पूर्ति करें, तभी भविष्य की सुविधा के लिए या फिर सुरक्षा के लिए बचत करके धन रखा जा सकता है। आय तथा व्यय में संतुलन करने के दो तरीके हैं। पहला तो यह कर लिया जाए, आय का विकल्प ढूंढ लिया जाए कि इससे अत्यधिक आय हमें प्राप्त हो और
हमारी आवश्यकताएं भी अधिक पूरी हों। दूसरा यह कर सकते हैं हम लोग कि खर्च में कटौती कर सकते हैं। तो आय के विकल्प में मुखिया के अतिरिक्त घर के अन्य सदस्य कुछ अंशकालीन या पार्ट टाइम काम करके परिवार की आय में वृद्धि कर सकते हैं। गृहिणी घरेलू रोजगार जैसे अचार पापड़ बढ़िया बनाकर बेच सकती है, ट्यूशन पढ़ा सकती है इत्यादि। दूसरा है खर्च में कटौती करके, यदि घर में बेकार भूमि पड़ी है या फिर जैसे आसपास घर की जमीन पड़ी रहती है, उसमें सब्जियां या फल आदि को बोकर सब्जियों के खर्च में कटौती किया जा सकता है। नौकर की जगह परिवार के सभी सदस्य मिलकर जुलकर काम करें तो उस पर होने वाला व्यय बच सकता है। ऐसे ही खर्च में कटौती करने पे है कि अनावश्यक वस्तु के स्थान पर केवल आवश्यक वस्तु खरीदकर हम लोग खर्च में कटौती कर सकते हैं। सामान की नगद खरीदारी करना, कभी कभी अक्सर ये होता है कि हम लोग उधार के चक्कर में एक सामान से ज़्यादा सामान लेके आते हैं। इसलिए अगर हम नगद भुगतान करते हैं, नगद जितने भी पैसे हों हमारे पास 100-200 रुपये हों, उसके हिसाब से अगर हम खरीदारी करते हैं तो हम अनावश्यक उधार से बच सकते हैं। तीसरा है धन उधार नहीं लेना। धन जब हम नगद खरीदारी करते हैं और पैसे के हिसाब से खरीदारी करते हैं तो उधार से हम सदैव बचे रहते हैं। उधार लेने से आदत खराब होती है, साथ ही ब्याज भी अधिक देना पड़ता है। इसलिए हम लोग नगद खरीदारी करनी चाहिए जिससे हमारी खर्च में कटौती कम हो सके। सामान हमेशा विश्वसनीय और प्रसिद्ध दुकानों से ही लेना चाहिए जिससे बार बार सामान खरीदना ना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग छोटी मोटी दुकानों से या फिर ऐसी जगह से सामान खरीद लेते हैं जो खराब निकलती हैं। इससे क्या होता है, आपको दोबारा वो सामान खरीदना पड़ता है, जैसे टीवी हो गई और भी किचन के सामान हो सकते हैं। पर इसलिए ऐसा करना चाहिए जहाँ से विश्वसनीय जगह हो, जहाँ पे आप विश्वास कर सके कि यहाँ पे सामान अच्छा मिलता है या फिर सही मिलती है, वहीं से खरीदना चाहिए। सामान्य पौष्टिक तत्वों वाले सस्ते खाद्य पदार्थ को खरीदने चाहिए। सामान्य पौष्टिक तत्व मतलब ऐसे पदार्थ हमें खरीदने चाहिए जिसका पौष्टिक तत्व अधिक हो पर उसका दाम कम हो। जैसे बादाम एवं मूंगफली दोनों समान पौष्टिकता होती है। बादाम की जगह मूंगफली खरीदने पर व्यय तो कम होगा ही, परंतु साथ साथ पौष्टिकता भी मिलती रहेगी।